Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। फटाफट से डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की, आ चाइल्ड डांसेस लाइक हर वाचिंग हर फेवरेट रियलिटी शो, आ गर्ल बिकम्स अ जज एंड गिव्स हर नंबर, बोथ आर अफेक्टेड बाय। यानी दो बच्चियां हैं, एक बच्ची डांस करती है अपने रियलिटी शो को देखने के बाद, जो कोई भी हो सकता है, आजा नचले और पता नहीं कौन कौन से तो आते थे, डांस इंडिया डांस और ये वो, है ना। तो वो कोई भी रियलिटी शो उसने देखा जिसमें डांस किया जाता है और उसने वैसे ही वो डांस कर रही है, और उसकी एक फ्रेंड है जो जज बनी है वहां पे, जैसे रियलिटी शोज में होता है, कुछ जज होते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और वो उसको नंबर दे रही है। तो ये जो पूरा कहानी है, ये किससे प्रभावित है? दोनों बच्चे तो सिंपल बात नहीं है, मीडिया से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित है? मीडिया से प्रभावित है। सोशलाइजेशन का एक क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया का। ठीक है, जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाना टॉपिक्स को, उनको दिक्कत हो रही है पेपर में, तो मैराथन देख के जाइए, एनालिसिस देख के जाइए, अपनी समझ को बेहतर करके जाइए, प्रीवियस ईयर करके जाइए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होता रियलिटी शो, स्कूल सोसाइटी जी नहीं। बात हो रही है फेवरेट रियलिटी शो, जो कि ज्यादा संभावना है कि टीवी पे देखा होगा या फिर मीडिया यानी इंटरनेट के माध्यम से देखा होगा। हु इज द फर्स्ट टीचर, यानी बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो वैसे तो आंसर होगा इसका मदर यानी माता, लेकिन यहाँ पे माता का ऑप्शन कहीं है नहीं, तो परिवार ही होगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा परिवार में ही जन्म लेगा। और परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का। तो समाज में जाने से पहले वो पहले परिवार में जन्म लेता है, वहां के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखता है। जो भी वो सीखता है सबसे पहले परिवार से सीखता है। तो पहला शिक्षक कौन हुआ? परिवार हुआ। अगर और ज्यादा स्पेसिफिक होकर के पूछेगा, आप कहेंगे टीचर हुआ। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं नेबरहुड की, मीडिया की, ये सब बाद में आएंगे, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। ये प्राइमरी यानी प्राथमिक सोर्स है कौन? परिवार। चूजिंग एक्टिवली, हो ये कुछ ज्यादा ही तेज चल जाता है कई बार। चूजिंग एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर्स प्रमोट। ये क्वेश्चन भरपूर रिपीट होके बार बार आपसे पूछा जाता रहेगा, हर पेपर में पूछा जाता रहेगा, सिर्फ यही नहीं, है ना। अगर मैं बात करूं, चूजिंग एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर्स, यानी अपसारी सोच वाले, ओपन एंडेड, जिसमें नए आइडियाज आए, ये किससे संबंधित होगा? ये क्रिएटिविटी डेवलप करेगा। यदि बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग से, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी ओपन एंडेड होकर के सोचता है, दिशाओं में सोचता है, लेटरल थिंकिंग से सोचता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो ये सब कहां आएगा? क्रिएटिविटी में आएगा, यानी कुछ नया, कुछ नोवल करने में आएगा। नोवल्टी जुड़ी हुई होती है। इसके 4 फीचर्स होते हैं क्रिएटिविटी के, जिसमें FFOE से याद रखना है। फफोई आपको याद कराया हुआ है। जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसमें फ्लुएंसी पाई जाएगी, यानी मल्टीपल आइडियाज ऐसे व्यक्ति को आएंगे। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, अगर एक चीज वर्क नहीं करती तो वो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, 100वां मल्टीपल वेज अपनाएगा। फिर ओरिजिनलिटी होती है, कुछ नया किया जाता है, और इलेबोरेशन, उस चीज को प्रॉपर वे में यूज किया जाएगा कैसे, ये इस बात पे फोकस होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रस्ट्रेशन और रोट मेमोराइजेशन का इस बात से कोई संबंध नहीं है। अगर डाइवर्जेंट की जगह कन्वर्जेंट लिखा होता है तो हम इंटेलिजेंस के साथ चले जाते हैं। ठीक है, जेपी गिलफर्ड ने, जॉय पॉल गिलफर्ड ने जोड़ा था डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन भी इस बार इतना भरपूर रिपीट हुआ, एक तो सिंबॉलिक थॉट और दूसरा मेक बिलीव प्ले या फिर इमेजिनेटिव प्ले। तो दोनों का आंसर क्या है? दोनों का आंसर होगा आपका मेक बिलीव इमेजिनेटिव गेम प्ले, रिलेटेड टू विच डॉक्टर खेल रहे हैं बच्चे, कुछ और खेल रहे हैं। तो ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल, जो कि अर्ली चाइल्डहुड का ही हिस्सा है। अर्ली चाइल्डहुड क्या है? 2 से 6 तक हम मानते हैं ना, तो वही प्री ऑपरेशनल स्टेज का भी टाइम है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5, लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव इफ इट इज मोस्टली। देखो, ये कल क्वेश्चन किसी ने पूरा नहीं भेजा था, ये क्वेश्चन कल भी आया था कि अधिगम बेहतर बनता है, इफेक्टिव बनता है यदि ज्यादातर ये सेल्फ डायरेक्टेड हो, पीयर डायरेक्टेड हो, टीचर डायरेक्टेड हो, ये दोनों तो हट जाएंगे। पीयर डायरेक्टेड अच्छी बात है, अगर आपस में साथी समूह जो है, एक दूसरे को बच्चे आपस में गाइड कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेहतर ऑप्शन क्या है? बेहतर ऑप्शन है आपका सेल्फ डायरेक्टेड, यानी स्वनिर्देशित, जो खुद को गाइड कर सके, वो लर्निंग सबसे बेहतर है। आपको इंटरेस्ट है किसी चीज में, आप एक चीज सीखते हैं, एक जगह पे जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, गलत जो होता है उसको ठीक करते हैं, मतलब सेल्फ रेगुलेटेड है लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो बेस्ट है। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में, तब आप पीयर के साथ जाते हैं, तो आंसर ए शुड बी द, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, आर टीचर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम अ प्रेफर्ड ग्रुप ओनली व्हाट दिस शो अबाउट द टीचर। यानी एक टीचर है, एक सिलेबस को खत्म करने के चक्कर में वो क्या करती हैं, किसी एक प्रेफर्ड ग्रुप को, मान लो 4 बच्चों का एक ग्रुप है क्लास में, उसको चुन लिया, उसी से आंसर करती हैं, क्योंकि बताए वो आंसर कर लेता है, क्वेश्चन उसी से पूछती हैं, उसी को इन्वॉल्व ज्यादा करती हैं या करते हैं जो भी टीचर हैं। तो ये क्या दर्शाता है भाई? ये दर्शा रहा है कि हर बच्चे को फेयर चांस नहीं मिल पा रहा, हर बच्चे के साथ
प्रॉपर आप फेयर नहीं हो पा रहे, जागती कर रहे हैं, आप बाकी बच्चों को मौका ही नहीं दे पा रहे। कायदे में तो होना ये चाहिए, अगर 35 बच्चे हैं तो 35 के 35 को मौका मिलना चाहिए, एक नहीं तो दूसरे तरीके से आप उनको इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा थोड़ी एक ही ग्रुप से या एक ही बच्चे से बार बार क्वेश्चन पूछते रहेंगे या उसी को फेवरेट बना लेंगे, तो ये तो गलत बात है। व्हाट शी इज डूइंग इज राइट फॉर सिलेबस कंप्लीशन, बिल्कुल नहीं, सिलेबस कंप्लीशन आपका उद्देश्य नहीं है, बच्चे का सीखना आपका उद्देश्य है, उसकी भलाई आपका उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पर, अदर चिल्ड्रन आर डेप्राइव्ड ऑफ फेयर चांस, दिस इज द राइट वन, कि भाई बाकी बच्चों को तो आपने वंचित कर दिया ना, फेयर चांस मिला ही नहीं, उनको उचित तरीके से अवसर ही नहीं मिल पाया, है ना। वो भी तो सीखने की क्षमता रखते थे, सिर्फ आपके फेवरेट 4 बच्चे थोड़ी सीखने की क्षमता रखते थे, तो ये पार्शियलिटी शो करता है। शी इज अ गुड टीचर एज शी नोज द गुड स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, ऐसा नहीं होता कि 4 ही बच्चे अच्छे हैं, आपको हर बच्चे को साथ लेके चलना है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी ऑप्शन यहाँ गिवन ही नहीं है, बेस्ट ऑप्शन का चांस यही है कि बी ही होगा, क्योंकि डी है नहीं। हु सेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, जहां वर्ड आ जाए कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, पीयर ट्यूटरिंग, असिस्टिव टीचिंग, ये सारे वर्ड जुड़े हुए हैं वाइगॉस्की से। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? वाइगॉस्की से। ये पीयर ट्यूटरिंग हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो यानी सहयोगात्मक अधिगम हो, ग्रुप लर्निंग हो, कोलैबोरेटिव हो, जहां बच्चे साथ में सीख रहे हैं समाज और संस्कृति के साथ, तो सीधा सीधा वाइगॉस्की के साथ आप जाएंगे। वैसे भी बाकी के 3 बिहेवियरिस्ट हैं, वो तो ग्रुप लर्निंग की बात भी नहीं करेंगे, वो तो कंडीशनिंग की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट इज द सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड, ये बहुत ही प्यारा उत्तर है इसका। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहते हैं, है ना। आप जब 8 साल के हो जाते हैं तो आपसे मम्मी पापा कहते हैं कि भाई अब तो इतने बड़े हो गए हो, खुद से कपड़े पहन के नहा धो के तैयार हो जाना चाहिए स्कूल के लिए, है ना, खुद की टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स लगा लिया करो। इसका मतलब क्या है कि आपकी हर एक स्टेज के हिसाब से एक सोशल एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने बड़े हो गए अब ये तो कर ही लोगे। दैट मींस डेवलपमेंट की स्टेज के अनुसार एक टास्क होता है जिसको डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल टास्क के अंदर आएगा कि इतने साल का बच्चा है तो इतनी चीजें तो कर ही लेगा, इतने साल का बच्चा है तो ये तो कर ही लेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में ही मतलब सारा अपने आप स्वयं करने लगते हैं चीजें, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत समय हो जाता है। लेकिन समाज की एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई 18 साल के हो गए तो एटलीस्ट ट्यूशन या अपनी पढ़ाई का ध्यान तो खुद रख लो, या ये वाले काम तो खुद कर लोगे। तो ये डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो एज के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो आप इसको, सिर्फ सोशल नहीं। फीचर ऑफ ऑपरेशनल स्टेज, ये ऑपरेशनल नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो प्री ऑपरेशनल होगा, मतलब जो प्रॉपर इसका ऑर्डर है, क्योंकि ये तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आती है 11 साल के बाद, और प्री ऑपरेशनल क्या है 2 से 7 साल। एब्स्ट्रैक्ट भी 11 साल के बाद, प्रोपोर्शनल थिंकिंग भी 11 साल के बाद। तो ये 3 चीजें आपको नहीं पता लग गई अगर नहीं थी तो। इरिवर्सिबिलिटी 2 से 7 वर्ष में रहती है, बच्चा चीजों को परिवर्तित करके नहीं समझ पाता, चीजों को रिवर्स में नहीं देख पाता, वो ये नहीं समझ पाता कि 1 से 100 तक काउंट करना और 100 से 1 काउंट करने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है जी, बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकती है, इसमें उसको दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम। सोशल कंस्ट्रक्टिव समझ में आ गया ना, समाज और रचना, मतलब बच्चा एक्टिव भी है और समाज में एक्टिव है, तो सिंपल बात है वाइगॉस्की हो सकते हैं। और कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो समाज संस्कृति की बात करे, जो साथ में सीखने की बात करे, वो वाइगॉस्की है ना। तो ये तो पहेली जैसा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी सामाजिक रचनात्मक, मतलब साथ में मिलकर सीखना, समाज में सीखना, ग्रुप में सीखना। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करेगा। इनकी थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, समाज और संस्कृति में सीखना। ठीक है जी, बात इतनी बात हमें क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो मुझे बता दो। देखो मितुपाल, ऐसा नहीं सोचना कि कल पेपर है क्या होगा, क्या होगा जो पढ़ लिया है उसी को अप्लाई करना है, ऐसा थोड़ी दुनिया से अलग पेपर आ रहा है कोई, है ना। इतना नहीं घबराना पेपर को देख के। मैं भी हूं 16 दिसंबर वाली, भाई पता लग जाएगा आपका जब जब पेपर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो से सब बातों का सार है, होपफुली मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल भी इजी था। ईशा कह रही हैं कि मैराथन वीडियोस जो हैं वो सारी बातों का सार है। थैंक यू सो मच जी। चलिए फिर, रिवॉर्ड पनिशमेंट ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही नहीं है, तो बी ऑप्शन था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रिया सीज द पेंसिल ए, ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था कि रिया एक पेंसिल को देखती है जो कि पेंसिल का नाम है ए पेंसिल, पेंसिल ए। ठीक है, इज बिगर देन पेंसिल बी, बी से बड़ी है पेंसिल ए, यानी A is bigger than B and pencil B is bigger than pencil C, अब B is greater than C। इसका मतलब क्या निकाल लिया उसने, एनालाइज किया कि A is bigger than C, A किससे बड़ा है C से, क्योंकि भाई
ए तो बी से भी बड़ा था और बी से भी छोटी है सी, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ए हुआ। ये ट्रांजिशनल या ट्रांजिटिव लर्निंग कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रीजनिंग कहते हैं। ये कब आती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष में, पियाजे की उम्र में, मतलब पियाजे की स्टेज में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन विच स्टेज ऑफ जीन पियाजे डज द चाइल्ड लर्न टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर? भाई किस स्टेज में बच्चा चीजों को ऑर्डर में पुट करने लगेगा, या मैं कहूं उनकी विशेषताएं देख के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके कलर को, उनके साइज को, उनके टाइप को, उनकी शेप को, उनके साइज को ध्यान में रख करके विशेषताओं के आधार पे बच्चा सीरीज में एक ऑर्डर में चीजों को पुट करने लगेगा। या सीरिएशन भी आप इसको कह सकते हो कि सीरिएशन का गुण कब आ जाएगा, तो आपको याद होगा मैंने सीसीएस बताया है आपको, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन कब आते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 वर्ष में। और क्या चाहिए, है ना। आज मैं एक डिस्कशन या इंटरव्यू ले रही थी, एक लर्नर है, जल्दी आपको पता लग जाएगा, रीट में उन्होंने टॉप किया, 146 नंबर लेकर के आए हैं। तो उनके साथ एक फ्रेंड आए हुए थे उनके, तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ आपका सेशन देखा और एक पेज के नोट्स बनाए थे जिसमें से 14 क्वेश्चन आ गए, है ना, एक पेज के नोट्स से। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर सही रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो आप कहीं मात खाएंगे। कुछ चीजें नहीं आएंगी, बट सब कुछ नया नहीं आ रहा है, ठीक। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, आप टैकल कर लेंगे नए क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ अ चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू ऐड टू नो करेक्टली देन व्हाट कुड हेल्प देम? यानी दो चीजों को कैसे ऐड किया जा सकता है, ये एक बच्चे को आता ही नहीं है, यानी एडिशन नहीं आता, जोड़ नहीं आता, तो आप उसको कैसे सिखाएंगे? कैसे सिखाएंगे? कॉन्क्रीट चीजों की मदद लेंगे, सिंपल सी बात है ना। ऑडियो विजुअल डिवाइस, डिफरेंट एप्स टू नो मैथ्स बेटर, है ना। बेहतर है कि आप उसको कॉन्क्रीट चीजों से सिखाएंगे। भाई उसको 2 और 2 जोड़ने नहीं आते, या 1 और 1 कितना होगा जोड़ना नहीं आता, तो 1 और 1 ऐसे दिखाएंगे उसको रियलिटी में, और फिर बताएंगे ये 2 हो गए। तो ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी मूर्त चीजों के माध्यम से आप सिखाएंगे। तो ये हुआ मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस हिंडर्स स्टूडेंट्स लर्निंग? यानी कौन सी चीजें हैं जो बच्चे के सीखने को या अधिगम को बाधित करती हैं, हिंडर करती हैं, ठीक है, बाधित करती हैं, ठीक। कौन सी चीजें हैं जो बच्चे के सीखने को बाधित करती हैं? बताइए एक बार, क्या चीजें बाधित करेंगी? ईगरनेस, भाई अगर आप उत्सुक हैं तो ये तो चीज आपको हेल्प करेगी सीखने में। भाई अगर मैं सीखना चाहती हूं तो मैं दुनिया के 70 तरीके ढूंढ लूंगी सीखने के लिए, और अगर मुझे सीखना नहीं है तो मैं बहाने ढूंढ लूंगी 70 ना सीखने के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं होपलेसनेस की, होपलेसनेस होता है निराशा, कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं क्या होगा, कहां से पेपर आएगा, इतने लोग देते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी चीजें सोच के खुद को बिल्कुल हेल्पलेस कर लेना, होपलेस कर लेना। इससे क्या होगा? लर्निंग नहीं हो पाएगी, जो आपके अंदर क्षमता थी वो आप कर ही नहीं पाए, ठीक। तो ये होपलेसनेस जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हिंडर करती है सीखने को, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बैरियर का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी, तो उत्साह सही है, ईगरनेस सही है, ग्रेटिट्यूड सही है, कृतज्ञता कि आप जीवन के प्रति ग्रेटफुल हैं, ठीक है जी। तो इतनी बात क्लियर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत था, तो इसीलिए गलत ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेटर, ये देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेटर इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? प्रगतिशील शिक्षा में रचनावादी परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात सही है? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा जहां एक्टिव है, जहां मीनिंग मेकिंग हो रही है बच्चे की, वो कौन सी बात सही है? रचनावादी यही तो कहते हैं मीनिंग मेकिंग हो, एक्टिव रहे बच्चा, जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो खुद यही बात कहता है, लर्निंग बाय डूइंग की बात कहता है। बच्चा जहां एक्टिव है वहां प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी वर्क करते हैं, इस बात में हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बात फटाफट से बताइए। ये मुझे लग रहा है आज चैट आगे पीछे चल रही है, खैर देखिए एक बार। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की बात करेगा, यानी एक से अधिक व्याख्याएं, यानी मल्टीपल वेज में किसी एक चीज को देखना। ये तो सिर्फ रट्टे की बात हो गई, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात हो गई, रटने की बात हो गई, नहीं। तो ए ऑप्शन सबसे ज्यादा एक्टिव रखेगा बच्चे को, कि मल्टीपल एस्पेक्ट में वो किसी चीज को देख पाए, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी करना हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड? यानी जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना को परिष्कृत और रूपांतरित करने वाली एक सतत प्रक्रिया, यानी जो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैलेंस करने के लिए जो प्रक्रिया मदद करती है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है हमसे, ठीक है जी। एक मिनट रुको, मैं ये कमेंट सेक्शन ऑन करती हूँ, देख नहीं पा रही हूं मैं आपको। ठीक है, अब मैं देख पा रही हूँ। लाइक शेयर करते रहो भाई, खुशी खुशी, ऐसा क्या डर है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, क्या दिक्कत है ना।
थोड़ा पहले रखिए, जॉब से आने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड नितेश, मैं बिल्कुल समझती हूँ। मैं ये रात में जो सेशन होते हैं ना, ये या तो उन लोगों के लिए है आजकल, खुशी शर्मा धन्यवाद, जो रात को जगे हुए होते हैं, इसके लिए आपको अलग से जगने की जरूरत नहीं तो आप सुबह उठ के देखिए। बाकी मैं कोशिश करूँ एग्जाम देने से पहले, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि कल से चीजें टाइम पे आ जाए, बट मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी क्योंकि फिर वादे तो टूट ही जाते हैं ना। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पे आ जाए, तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्म करती है मेंटल स्ट्रक्चर्स को, यानी वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। यहाँ अडेप्टेशन या एकोमोडेशन भी आंसर हो सकता था, बट वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा इक्विलिब्रेशन, जो बैलेंस बनाने की बात करे। एसिमिलेशन में तो सिर्फ ऐड किया जाता है, ट्रांसफॉर्म या रिफाइन करने की बात एसिमिलेशन में तो नहीं होती है। ठीक है, अगर पूरी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की बात आए, एक जगह पे सारे स्कीमा को इकट्ठा करने की बात आए, तो शब्द होगा ऑर्गेनाइजेशन, जो कल के पेपर में आया था, और आपको वो चीज हेल्प करेगी। ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉपर स्कीमा को एक ठीक से स्ट्रक्चर में डालने की बात आएगी, तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं सारे स्कीमा को एक साथ। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आंसर है इक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अ टीचर गिव देम हिंट्स एंड हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक बच्चे को या बच्चों को टीचर ने अटकते हुए देखा और उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो टीचर ने क्या किया, हिंट्स दिए बच्चे को, क्लूज दिए और हाफ किया सॉल्व प्रॉब्लम को, यानी किसी स्टेप पे उसकी मदद कर दी। इसको सिंपल वाइगोस्की की भाषा में स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प कहते हैं। टेम्पररी हेल्प कहते हैं कि जहां बच्चा अटके वहां आपने उसको मदद दे दी। सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके पल्ले अगर नहीं पड़ रही हो बात, तो समझ लेना, पुराना एक मैराथन सेशन देख लेना, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि ये बिल्कुल पेपर से एंड मोमेंट पहले की बात है कि जो डिस्कस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस का कौन सा एक टाइप नहीं है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने की है, लिंग्विस्टिक की बात की है, ये हर पेपर में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन इस बार। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात अलग से उन्होंने बिल्कुल नहीं की, बॉडीली काइंस्थेटिक की है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात किसने की है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने की है। ठीक है, अगर हम बात करें, हिमांशु मैम आपके सारे वीडियो मैराथन देख लिया और कॉन्फिडेंट भी हूं, फिर भी अंदर से डर लग रहा है, एग्जाम 10 को है। सौरभ सिंह, ऐसा लगना नेचुरल है जब हम पढ़ाई करते हैं, ये ह्यूमन इमोशन है, बिल्कुल एक नेचुरल इमोशन है। बट एक बात तो सोचो, सिलेबस से बाहर पेपर उतना नहीं आ रहा, कुछ परसेंट चीजें अलग हैं, तो उस कुछ परसेंट के लिए इतनी टेंशन लोगे क्या? वो आपके सामने वैसे भी आएंगी तो आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। जब सब कुछ देख लिया, मैराथन देख लिया, फिर क्यों डरना है ना? पेपर सामने आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सॉल्व करना है। सिंपल, ज्यादा दिमाग को ना मौका मत दो ओवर थिंकिंग का। जितना जितना रिवाइज कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। बहुत ज्यादा डर मत पैदा करो कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई तूफान नहीं आने वाला है, पेपर पहले से बन चुका है, बस आपके सामने वो सेट आना है आपके काम का। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि गार्डनर ने नहीं दी। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात थॉर्नडाइक करते हैं SCA में, सोशल कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसमें कॉन्क्रीट का मतलब प्रैक्टिकल से ही है, स्ट्रीट स्मार्टनेस से ही है। ठीक है, ये कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, स्टर्नबर्ग की थ्योरी में इसको कॉन्टेक्चुअल भी कह सकते हैं। विच पार्ट ऑफ सिंकोना ट्री हेल्प्स टू क्योर मलेरिया। मलेरिया को ठीक करने के लिए सिंकोना जो एक पेड़ है उसका कौन सा भाग खाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंकोना ट्री की जो बार्क है, अगर आपने एनसीईआरटी के पुराने सेशंस मेरे देखे हैं तो आपको पता होगा, सिंकोना ट्री की जो बार्क है, जिसको छाल कहते हैं, इसके पाउडर को या इसको उबाल करके पानी में मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। मच्छरों से कौन सी एक बीमारी नहीं फैलती? नॉट लिखा है, डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, चिकनगुनिया मच्छर से होता है, ये भी एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। निमोनिया जो है वो मच्छर से नहीं होता है ना, निमोनिया मच्छर से नहीं होता।